जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव का जो विषय है ना, वो बहुत ही खास है। आज हम पवित्र चार धाम के एक विस्तृत पीडीएफ का लाइन दर लाइन अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो चर्चा है ये सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें इतिहास, भूगोल और संस्कृति सब कुछ कवर होता है। एकदम सही कहा आपने। और दोस्तों, आज के इस डीप डाइव का एक कड़ा नियम है, हम इस पीडीएफ की एक भी लाइन या बुलेट पॉइंट नहीं छोड़ने वाले। हम हर एक स्लाइड को बिल्कुल लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और फिर हमारी एक्सपर्ट के साथ उसका सरल अर्थ समझेंगे। हाँ, मतलब एक ऑनलाइन क्लास की तरह। कोई भी हेडिंग या छोटा सा नोट भी हम मिस नहीं करेंगे। सब कुछ विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है, आइए इसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। हाँ, तो स्लाइड 1 की हेडिंग है भारत के चार धाम। और इसका जो मुख्य पाठ है वो कहता है, ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं जो भारत की 4 दिशाओं में हैं। ये केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जागृत केंद्र हैं। 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इन्हें धार्मिक परंपरा का रूप दिया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी के जागृत केंद्र, ये शब्द बहुत भारी हैं। देखिए, इसे सरल शब्दों में समझते हैं। इसके बुलेट पॉइंट्स पर नजर डालिए। पहला पॉइंट है दिशाएं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। हाँ, चारों दिशाओं के 4 चरम बिंदु। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है उद्देश्य, आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन और मोक्ष प्राप्ति। और तीसरा पॉइंट है परंपरा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्राचीन तीर्थाटन। मतलब ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। तो क्या मैं इसे ऐसे देख सकता हूं, मतलब अगर हम भारत को एक शरीर मान लें, तो क्या ये 4 धाम भारत के भौगोलिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की तरह काम करते हैं, जहां से पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा संतुलित होती है? अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार रूपक है। हाँ, आप इसे बिल्कुल एक्यूपंक्चर पॉइंट्स कह सकते हैं। जिस तरह एक्यूपंक्चर में ऊर्जा के प्रवाह को सही करने के लिए शरीर के खास बिंदुओं पर दबाव डाला जाता है। हाँ, ठीक उसी तरह। बिल्कुल उसी तरह जब एक तीर्थयात्री इन कठिन भौगोलिक स्थानों की यात्रा करता है, तो वहां की तीव्र प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके भीतर एक गहरा संतुलन लाती है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, बल्कि एक पूरा ऊर्जा विज्ञान है। कमाल की बात है। चलिए अब इस ऊर्जा विज्ञान के इतिहास को समझते हैं। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। भारत भौगोलिक रूप से बटा हुआ था। आदि शंकराचार्य ने पूरे देश की पैदल यात्रा की। सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए 4 दिशाओं में 4 पीठों और धामों की स्थापना की। ये यात्रा भौतिक मोह माया से निकालकर आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। 8वीं शताब्दी में बिना किसी जीपीएस या पक्की सड़कों के पूरे देश की पैदल यात्रा करना, ये तो असंभव सा लगता है। बिल्कुल, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब इसके बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, संस्थापक हैं आदि गुरु शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी। दूसरा, सांस्कृतिक महत्व है, विविधताओं वाले भारत को एक सूत्र में बांधना। तीसरा पॉइंट, दार्शनिक आधार है, अद्वैत, वेदांत और सनातन धर्म का पुनरुत्थान। और आखिरी है अंतिम लक्ष्य, जो है आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब एक सन्यासी जिसका ध्यान सिर्फ मोक्ष पर होना चाहिए, उसे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की क्या जरूरत थी? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये भारत में राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग का सबसे प्रारंभिक और सफल मॉडल था। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत कहता है कि सब कुछ एक ही चेतना है। अच्छा, मतलब हम सब एक ही हैं। हाँ, जब आप ये मान लेते हैं तो देश का कोई हिस्सा आपके लिए पराया नहीं रहता। शंकराचार्य ने देखा कि राजनीतिक रूप से हम बटे हुए हैं, तो उन्होंने संस्कृति और धर्म का उपयोग करके पूरे भारत को एक अदृश्य धागे में पिरो दिया। क्या विजन रहा होगा उनका, सच में। चलिए अब हम उत्तर दिशा से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। जी, स्लाइड 3 की हेडिंग है बद्रीनाथ धाम, उत्तर दिशा। इसका पाठ है हिमालय की गोद में स्थित मोक्ष का मुख्य द्वार। पौराणिक कथा, भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। माता लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप लेकर उन्हें धूप से बचाया था। माता लक्ष्मी का पेड़ बन जाना। हाँ, अब इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। राज्य है उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय,
नदी है पवित्र अलकनंदा, देवता भगवान विष्णु जो शालिग्राम शिला से निर्मित है, और इसकी विशेषता है शीतकाल में 6 महीने जलने वाला अखंड दीपक। ये जो पौराणिक कथा है ना, लक्ष्मी जी के पेड़ बनने वाली, एक प्रकृति प्रेमी होने के नाते मुझे लगता है कि क्या ये प्राचीन काल में पर्यावरण और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को नहीं दर्शाता, जिसे हम इकोलॉजिकल सिम्बायोसिस कहते हैं? आपने बिल्कुल सही जोड़ा है इसे। मैं इस विचार की बहुत सराहना करती हूँ। हमारी प्राचीन कथाएं अक्सर हमें प्रकृति के संरक्षण का सीधा संदेश देती हैं। हाँ, मतलब भगवान को ही पेड़ बता दिया ताकि लोग पेड़ ना काटे। बिल्कुल सही। हिमालय जैसे कठोर पर्यावरण में पेड़ों की रक्षा करना जीवन रक्षक होता है। और वो जो अखंड दीपक की बात है, वह भी वहां के प्राचीन वायुमंडलीय ज्ञान को दर्शाता है कि कैसे बर्फ में भी दीपक जलता रहे। सच में अद्भुत है। बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलकर अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। तो स्लाइड 4 की हेडिंग है द्वारका धाम पश्चिम दिशा। इसका पाठ कहता है, अरब सागर के किनारे स्थित श्री कृष्ण की पौराणिक राजधानी, इसे मोक्षपुरी भी कहा जाता है, गोमती नदी और समुद्र का संगम सिखाता है कि जीवन में कर्मों का चक्र कैसे पूरा होता है। गोमती और समुद्र का संगम? जी। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, राज्य है गुजरात, सौराष्ट्र तट, देवता है भगवान द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण, संगम होता है गोमती नदी और अरब सागर का, और इसका ऐतिहासिक महत्व है समुद्र के गर्भ में मौजूद प्राचीन स्वर्ण नगरी। यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। समुद्र में डूबी स्वर्ण नगरी, क्या इसके कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सबूत भी मौजूद है? यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि विज्ञान अब उन चीजों की पुष्टि कर रहा है जो आस्था ने सदियों से संजो कर रखी हैं। अगर हम समुद्री पुरातत्व विज्ञान यानी मरीन आर्कियोलॉजी को देखें तो द्वारका के तट पर समुद्र के नीचे सच में एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। अरे, मतलब सच में दीवारें और ढांचे मिले हैं पानी के नीचे? हाँ बिल्कुल। कार्बन डेटिंग और सोनार मैपिंग से ये साबित हो चुका है कि हजारों साल पहले वहां एक उन्नत सभ्यता थी। तो जो हम कहानियों में सुनते थे वो विज्ञान सच साबित कर रहा है। कमाल है। चलिए, पश्चिम की समुद्री लहरों से अब हम पूर्व के तटीय उत्सवों की ओर बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। जी, स्लाइड 5 की हेडिंग है जगन्नाथपुरी धाम पूर्व दिशा। इसका पाठ है, ओडिशा के तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित नवजीवन और आनंद का प्रतीक। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा विज्ञान और आस्था का अद्भुत उदाहरण है। नवजीवन और आनंद, बिल्कुल। इसके बुलेट पॉइंट्स पर आते हैं। राज्य ओडिशा, देवता भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण के ही रूप है। विश्व प्रसिद्ध क्या है यहाँ? वार्षिक रथ यात्रा, और सबसे खास परंपरा है नव कलेवर, जिसका मतलब है मूर्तियों का बदलाव और यहाँ का 56 भोग। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये केवल एक रस्म नहीं है। देवताओं की मूर्तियों का हर कुछ साल में बदलना हमें संसार की नश्वरता यानी इम्पर्मनेंस का सबसे बड़ा दार्शनिक पाठ पढ़ाता है। हाँ, कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। बिल्कुल। भगवान खुद अपनी मूर्तियां बदलकर सिखाते हैं कि जो बना है उसका नष्ट होना भी तय है, लेकिन जो ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई में जाता है वो शाश्वत ऊर्जा है। क्या गहरी सोच है। चलिए, अब अंततः हम देश के दक्षिणी छोर पर पहुंचते हैं जहां 2 बड़ी परंपराएं मिलती हैं। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं। हाँ, तो स्लाइड 6 की हेडिंग है रामेश्वरम धाम दक्षिण दिशा। इसका पाठ है हिंद महासागर के तट पर, जहां भगवान श्री राम ने लंका चढ़ाई से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। शैव और वैष्णव परंपराओं का अनूठा मिलन। शैव और वैष्णव का मिलन। जी। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। राज्य है तमिलनाडु, देवता हैं भगवान शिव, रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के रूप में, रामायण कनेक्शन, राम सेतु का निर्माण और शिव पूजा, और इसकी विशेषता है 22 रहस्यमयी पवित्र कुंड और सबसे लंबा गलियारा। यहाँ एक बात मेरे मन में आती है, विष्णु के अवतार राम द्वारा शिव की पूजा करना, क्या ये प्राचीन भारत की सबसे महान कूटनीति या सांस्कृतिक एकता का प्रतीक नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इतिहास के छात्रों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्राचीन काल में शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच काफी वैचारिक टकराव होता था, तो रामेश्वरम संघर्ष समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रतीक है।
जब राम खुद शिव की पूजा कर रहे हैं तो उनके अनुयायियों के पास लड़ने का कोई कारण ही नहीं बचता। इस समाज को जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका था, मतलब धर्म के जरिए समाज की दूरियां मिटाना। अद्भुत। अब जब हमने चारों धाम देख लिए हैं तो ये जानना जरूरी है कि यहां पहुंचना इतना कठिन क्यों है। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। जी, स्लाइड 7 की हेडिंग है यात्रा मार्ग और चुनौतियां। इसका पाठ कहता है भौगोलिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण, हिमालय की ऑक्सीजन की कमी से लेकर समुद्री तटों के बदलते मौसम तक शारीरिक सहनशक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा। ये तो सच में डराने वाला है। हाँ, इसकी बुलेट पॉइंट्स देखिए। मार्ग, दुर्गम पहाड़ी ढलान और सुदूर समुद्री तट। चुनौतियां, कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, 3P नियम, योजना यानी प्लान, तैयारी यानी प्रिपेयर और पैक यानी पैक। और अंतिम सावधानियां, मेडिकल चेकअप और गर्म कपड़े अनिवार्य हैं। तो इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आध्यात्मिक आयरन मैन ट्रायथलॉन हो, मतलब आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं की पूरी परीक्षा। हाँ, एकदम सही कहा। और सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये उच्च ऊंचाई वाले भूगोल, हाई ऑल्टीट्यूड ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बेहतरीन केस स्टडी है। आपको प्रकृति के नियमों का सम्मान करना ही पड़ता है। अहंकार टूटता है तभी आध्यात्म की शुरुआत होती है। बिल्कुल। इतनी कठिन यात्रा के बाद भी लोग वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं। जी, स्लाइड 8 की हेडिंग है हैरान करने वाले अद्भुत रहस्य। इसका पाठ है चार धाम के भीतर कई रहस्य हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान नहीं सुलझा पाया है। ये चमत्कारी तथ्य आस्था को गहरा करते हैं। विज्ञान नहीं सुलझा पाया। हाँ, इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला, जगन्नाथ का ध्वज जो हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। दूसरा, गुंबद की परछाई, पूरी मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। तीसरा, बद्रीनाथ का दीपक जो 6 महीने बर्फ में बंद रहने के बाद भी जलता है। चौथा, तैरते पत्थर, रामेश्वरम में राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते हैं। और पांचवा, जलमग्न द्वारका, समुद्र के नीचे प्राचीन अवशेष आज भी मौजूद हैं। अब यहाँ एक उलझन है। मान लीजिए एक छात्र जो विज्ञान पढ़ता है वो इन सब बातों को, जैसे हवा की उल्टी दिशा में उड़ने वाला झंडा या पानी पर तैरते पत्थर, इन्हें किस नजरिए से देखे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। देखिए, विज्ञान का अपना एक दायरा है। दुनिया में कुछ चीजें अनुभवजन्य विज्ञान, जिसे हम एम्पिरिकल साइंस कहते हैं, उसकी सीमाओं से परे होती हैं। अच्छा। परछाई का नापड़ना प्राचीन वास्तुकला की इंजीनियरिंग का गणित हो सकता है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की सुंदरता है कि जो आज विज्ञान है वह कभी चमत्कार लगता था। मतलब विज्ञान और आस्था दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। हमें इसे अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक और स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के रूप में देखना चाहिए। बहुत ही संतुलित नजरिया है ये। अब हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम अंतिम स्लाइड 9 देख रहे हैं। जी, स्लाइड 9 की हेडिंग है चार धाम, भारत की आध्यात्मिक पहचान। इसका पाठ है भारत के चार धाम केवल पत्थर और ईंट के ढांचे नहीं हैं, यह सनातन संस्कृति, इतिहास और अटूट आस्था के जीवंत प्रमाण हैं। यह महायात्रा सिखाती है कि दिशाएं अलग हों, भाषाएं अलग हों, लेकिन पूरे भारत की आध्यात्मिक आत्मा एक ही है। और इसके अंत में फुटर टेक्स्ट में लिखा है, जय जगन्नाथ, जय बद्री विशाल, जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। इन शब्दों में ही पूरी ऊर्जा महसूस होती है। तो हमारी एक्सपर्ट से मेरा सवाल है, एक प्रतियोगी छात्र को इस पूरी क्लास से अपना सबसे बड़ा टेक अवे क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि भारत को सिर्फ राजनीतिक नक्शे की लकीरों से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए इसकी सांस्कृतिक निरंतरता और इसके आध्यात्मिक भूगोल को समझना सबसे जरूरी है। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे भूगोल, पर्यावरण और आस्था ने मिलकर इस देश को एक रखा है। और आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। सोचिए, अगर 8वीं शताब्दी में एक सन्यासी पैदल चलकर पूरे भारत का इतना सटीक सांस्कृतिक और भौगोलिक नक्शा बना सकता है, तो आज आधुनिक तकनीक के युग में क्या हम सच में अपने देश की गहराई को उतना समझ पाए हैं? आज हम किन अदृश्य नक्शों पर चल रहे हैं?
ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें अपनी जड़ों को और गहराई से खोजना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।